हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, दैट इज़ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये जो चैप्टर है ये 11th क्लास की बॉटनी वाले सेक्शन से बिलोंग करता है। एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों का बेसिक बनाता है। आपने सुना होगा कि कोई बैक्टीरिया है वो डिवाइड कर जाता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारी सेल्स खुद डिवाइड करती हैं, अब मान लीजिए किसी इंसान को कोई चोट लग गई कहीं पर, तो हमारी स्किन सेल्स खुद से क्या करती हैं, खुद से वो हील कर जाती हैं। कैसे हील करती हैं? उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जो सेल आपकी कमज़ोर पड़ जाती है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और वो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा? सेल साइकिल की तरीके से, सेल डिवीज़न के तरीके से। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बच्चों को नहीं समझ में आती हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सबसे अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। थोड़ा सा समझने से पहले आपको प्लॉइडी लेवल समझना होगा। प्लॉइडी लेवल क्या होता है स्टूडेंट? प्लॉइडी लेवल होता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम आपके पास कितना है। सपोज कर लेते हैं जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, राइट। अभी मैं सिर्फ बहुत बेसिक समझा रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर मैं एक सिंगल सेल की बात कर रही हूँ तो उस 46 क्रोमोसोम का जो एक हैप्लॉइड सेट होगा, यानी उसका जो हाफ सेट होगा, वो क्या होगा? 23 क्रोमोसोम। और उन 23 क्रोमोसोम को मैं ट्रीट करूंगी एज अ हैप्लॉइड सेट, राइट। हैप्लॉइड सेट का मतलब क्या है? 23 क्रोमोसोम। अगर उसी में 23 और ऐड कर दोगे तो वो बन गया डिप्लॉइड सेट यानी कि 46 क्रोमोसोम। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। सपोज कर लीजिए एक सेल थी। सेल के अंदर ये मैंने न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी और साइटोप्लाज्म होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए कंटेंट होता है। डीएनए कंटेंट इन द सेंस कि आपके पास डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, राइट। अब कुछ बच्चों को डीएनए कंटेंट नहीं समझ में आया होगा। आप बचपन से एक चीज़ समझते आ रहे हो या आपने हायर क्लास छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एन होता है ह्यूमन सेल के अंदर 23, 2n होता है 46। लेकिन एन समझ में आया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये क्रोमोसोम के लिए रिप्रेजेंट किया गया है या क्रोमैटिड के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। आज मैं उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। मान लेते हैं एक सेल है, उस सेल के अंदर आपको ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती हैं, पी आर्म और क्यू आर्म। पी आर्म छोटी आर्म होती है, क्यू आर्म आपकी बड़ी आर्म होती है, और दोनों आर्म्स एक पॉइंट से अटैच होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो मान लीजिए एक क्रोमोसोम इस तरीके से मैंने दिखा रखा है, तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंगल क्रोमोसोम मैंने दिखाया जिसको मैंने कहा कि एन कितना है, मेरे पास 1 है, राइट। अब अगर ये एक ही आपको धागा दिख रहा है तो यही धागा डीएनए कंटेंट भी होगा। इसका मतलब यही क्या है? डीएनए कंटेंट भी है। ये क्रोमोसोम भी है और ये वो धागा भी है जिसको हम डीएनए कंटेंट बोलेंगे। तो उस डीएनए कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड जिसको बोला जाता है क्रोमैटिड, यानी कि धागा जो है वो एक क्रोमैटिड है, और यही धागा कई बार क्रोमोसोम की तरह काम करने लगता है, और यही क्रोमोसोम कई बार डिफरेंट नंबर ऑफ धागे में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो देखो ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बोला n इक्वल्स टू 1। सेम चीज अगर मैं बोलूँ कि आपको कितने धागे एक न्यूक्लियस के अंदर विजिबल हैं, तो यू कैन सी ओनली 1 थ्रेड हेयर, राइट। तो ये क्रोमोसोम जो है यही क्रोमैटिन की तरह भी काम कर रहा है, यानी n इक्वल्स टू 1 है तो c भी कितना है? 1 है, यानी डीएनए कंटेंट भी 1c है। इसको हम पिकोग्राम में लिखते हैं डीएनए कंटेंट को। तो n इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1c। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? n है। c क्या है? दिस इज द डीएनए कंटेंट विच इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकोग्राम। पीजी हम इसको लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पिकोग्राम। अब मान लीजिए मैं बोल दूं कि एक सेल थी और उसमें 2 क्रोमोसोम हैं, राइट। अब ये दोनों क्रोमोसोम अपने अपने यानी 2 धागे आपको दिखाई दे रहे हैं, और दोनों धागे एक पॉइंट से अटैच हैं। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी? सेंट्रोमियर। तो ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम n इक्वल्स टू 2 हो गया, यानी 2n हो गया। लेकिन आपको धागे भी तो 2 दिखाई दे रहे हैं ना, तो c इक्वल्स टू 2c। बात क्लियर हुई? डीएनए कंटेंट भी 1c, इसके अंदर 1c था और 1n था। यहाँ पर n कितना है? 2 है, और कंटेंट डीएनए कंटेंट यानी पिकोग्राम में जिसको हम मेजर करेंगे, जिसको हम क्रोमैटिन भी बोलते हैं, वो कितना है? c इक्वल्स टू 2c है। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो आगे के लिए आपकी बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं
कि मान लीजिए एक सेल थी, न्यूक्लियस था, उसके अंदर ये एक धागा रखा हुआ था, ये n=1n था, एक ही क्रोमोसोम है और एक ही धागा है, यानी एक ही क्रोमैटिन है, ठीक है, एक ही क्रोमैटिड है। अब हुआ क्या, ये रेप्लिकेट कर गया। रेप्लिकेट करने का मतलब है कि अपनी अपनी एक और कॉपी बना ली। तो हमेशा याद रखना कि जब वो जो कॉपी न्यू बन कर के आई है, उस धागे की जो नई कॉपी बनी है, अगर वो कॉपी सेम पॉइंट से अटैच है सेंट्रोमियर से, तो आप पूरे को ट्रीट करोगे एज अ सिंगल क्रोमोसोम। बट उसके अंदर जो डबल हो गया है वो क्या हो गया है, डीएनए कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n=1n था, c=1c थी, बट जैसे ही इसने रेप्लिकेशन किया, इसने अपनी कॉपी को मल्टीप्लाई किया, डुप्लीकेट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पुराने वाला रेड है और एक न्यू वाला मैंने दिखाया है ब्लू से। इसका मतलब एन तो अभी भी वही है, एक ही है। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से अटैच हैं धागे, बट ये दो धागे हैं अब, c=2c। ठीक, तो जब हम सेल साइकिल के अंदर बात करते हैं कि हमारा डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड, या भी हम बोलते हैं कि डीएनए गेट्स डुप्लीकेटेड, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है दैट योर क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज रिमेन द सेम, दे विल नेवर गो टू चेंज, बट द थिंग कि जो आपका चेंज हो रहा है दैट इज योर डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट गेट्स डबल्ड, यानी कि यहाँ पे n=1n से n=1n रिमेन सेम, बट c=1c से c=2c, यानी डीएनए कंटेंट गेट्स डुप्लीकेटेड, क्रोमैटिन गेट्स डुप्लीकेटेड, और जो थ्रेड है डीएनए का वो डुप्लीकेट आपका हो गया है। सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो क्रोमोसोम हमने लिए, तो आपको धागे भी कितने दिखाई दे रहे हैं, दो दिखाई दे रहे हैं। तो n=2n, c=2c, राइट। बट व्हेन इट गेट्स मल्टीप्लाइड, अपना इसने रेप्लिकेशन कर लिया, डुप्लीकेशन हो गया, तो n=2n है, बट c=4c हो गया। नाउ यू कैन सी 4 थ्रेड हियर, 1 2 3 4। आई होप दिस इज विजिबल, 1 2 3 4, ठीक है। इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगी, तो आप वहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, CSIR वाले जो भी बच्चे बेसिक समझना चाहते हैं, इट विल गेट बेनिफिटेड, ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। आई होप ये प्लॉइडी का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। एक चीज़ और समझाती हूँ आपको। मान लीजिए ये एक धागा आपको दिख रहा है, ये भी एक धागा है, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम है, इनको मैंने बोला 1 1। अब मान लेते हैं इसी तरह से, मैंने तो एक ही दिखाया, अब एक ही सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी 23 एक साइड होंगे, 23 एक तरफ होंगे, ठीक है। एक क्रोमोसोम आपके पास, मान लेते हैं एक बच्चा है, उसने जब उसका फर्टिलाइजेशन हुआ मदर का और फादर का, तब वो जाइगोट बना और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन हुई, डिवीजन हुई, तब जाके एम्ब्रियो और देन फाइनली वो एक ऑर्गेनिज्म बन गया, राइट। लेकिन जब जाइगोट बना था, सिंगल सेल थी, तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से आए थे, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से आए थे, यानी कि 23 आपके पास मदर से आए थे, 23 क्रोमोसोम फादर से आए थे। तो जब वो आए थे उस टाइम पर वो एक होमोलोगस पेयर बनाएंगे, यानी कि नंबर 1 का क्रोमोसोम फादर का, नंबर 1 का क्रोमोसोम मदर का, दोनों आमने सामने लाइन होंगे। इसी तरह नंबर 1 का क्रोमोसोम, नंबर 2 क्रोमोसोम मदर का, नंबर 2 क्रोमोसोम फादर का, दोनों आमने सामने लाइन होंगे। नंबर 3 आएगा दोनों का, फिर दोनों लाइन होंगे, यानी आपको आधा सेट मदर से मिलेगा, आधा सेट फादर से मिलेगा अगर हम मियोसिस पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों आपके होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं। अब एक क्रोमोसोम सेट मदर से आया है 23 का, एक क्रोमोसोम सेट फादर से आया है 23 का। वेरिएशंस आती हैं ड्यू टू सम डिफरेंट रीजंस, वो हम आगे पढ़ेंगे मियोसिस के अंदर। अभी मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ, लेकिन मदर की जो सेट आएंगे और जो फादर के सेट आएंगे, वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने अलाइन हो जाएंगे, होमोलोगस पेयर बनाएंगे। वो माइटोसिस के टाइम पे मैं आपको नहीं समझाऊंगी, मियोसिस के टाइम पर समझाऊंगी, क्योंकि हमें वहाँ वेरिएशन पढ़ना होता है। माइटोसिस में इसकी कोई ज़रूरत खास नहीं होती है, तो हम एक सिंगल क्रोमोसोम से भी चीज़ें समझ सकते हैं, राइट। तो जब ऐसा हुआ, मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम ये था मदर से, एक क्रोमोसोम ये फादर से आया था, तो दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम है, यानी दोनों क्या है, अगर यहाँ पर जो जीन होगा वो इसके सामने इसका अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन हो सकता है, जो डोमिनेट करेगा बच्चे के अंदर वही एक्सप्रेशन आएगा, इतना समझ लो, ठीक। तो अब इसने रेप्लिकेशन किया, तो मदर वाले ने भी अपने 2 क्रोमैटिड बनाए, फादर वाले ने भी अपने 2 क्रोमैटिड बनाए, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये पिंक और ये वाला ग्रीन, ये दोनों एक ही पॉइंट से अटैच हैं, इसीलिए हम इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। इधर भी सेम, जो फादर से आया एक पिंक और एक ग्रीन, दोनों एक ही पॉइंट से अटैच हैं सेंट्रोमियर से, तो हम इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। अगर मैं इनका नंबरिंग कर दूं, पिंक वाला नंबर 1, ग्रीन वाला 2, फिर पिंक वाला 3 और फिर ग्रीन वाला
4, राइट। तो याद रखना 1 और 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं, सिस्टर क्रोमैटिड हैं क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। 3 और 4 सिस्टर क्रोमैटिड हैं क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। बट अगर हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं 1 का 3 के साथ, तो ये क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि एक ही पॉइंट से नहीं जुड़े हुए। 1 और 4 क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे 2 और 3 क्या होंगे और 2 और 4 क्या होंगे। अगर आप ध्यान से लेक्चर को देख रहे हैं तो पता चल जाएगा कि 2 और 3 को हम क्या बोलेंगे और 2 और 4 के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे। क्या वो सिस्टर क्रोमैटिड होंगी, क्या वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब कोई भी सेल होती है ना तो उसके कुछ फंक्शन होते हैं। सबसे पहले सेल क्या करती है, सेल ग्रो करती है। कोई भी सेल हो, कोई भी कैंडिडेट हो, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको एग्जाम देना है, यू वांट टू गिव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एग्जांपल नीट की ही अगर हम बात कर लें, तो आप एक बहुत लंबे टाइम तक क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो उसकी, राइट। आप 3 घंटे के एग्जाम के लिए आप कम से कम 2 साल 4 साल प्रिपरेशन करते हो। बहुत सारे बच्चे काफ़ी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप उसके खुद को ट्रीट कर रहे हो एज अ सेल। तो आप क्या करोगे, पहले ग्रो करोगे। उसके बाद सेल क्या करती है, सेल भी खुद को इसी तरीके से ग्रो करती है। जब वो ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, उसके साइटोप्लाज्म में नेसेसरी चीज़ें बन जाती हैं, ग्रोथ हो जाती है उनकी साइटोप्लाज्म की, फिर वो सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। सेल डिवाइड करेगी यानी 1 से 2 बनेंगे। अब जब वो सेल्स नई सेल्स बन गई तो जो पुरानी सेल्स होती है वो क्या करती है, वो अपने फंक्शन को, एक स्पेशल फंक्शन को अटेन कर लेती है कि हाँ मुझे अब बस यही काम करना है लाइफ के अंदर जा करके। तो वो डिफरेंशिएशन में चली जाती है, यानी कि वो स्पेशलाइज हो जाती है किसी एक काम के लिए, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने बताई कि दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर ग्रीन में क्रोमैटिन यानी कि थ्रेड रखे हुए हैं जिनको आप अलग अलग नहीं पहचान पा रहे हो। फिर सेल की ग्रोथ हुई, इसका साइज इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, जो कि कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि सेल की डेथ नहीं हो जाती, तब तक उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूस प्रोसेस या कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहेगी। एंड देन सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड। अब सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी और 2 डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हमारे साथ भी तो यही फिनोमिना था, जब एक मदर का एग और जब एक फादर का स्पर्म दोनों मीट करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, विच इज अ डिप्लॉयड सेल, राइट। लेकिन वही डिप्लॉयड सेल जाइगोट हो गई तो जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन ही तो होती है। जाइगोट में डिवीजन से, क्लीवेज से क्या बनता है, मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला इम्प्लांट करता है, एम्ब्रियो बनता है, बार बार डिवीजन होती रहती है। एम्ब्रियो के बाद आपका एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फिटस बन जाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर भी तो सेम ही चीज़ है। सिंगल सेल डिवीजन, सिंगल सेल जाइगोट जो था, इट स्टार्ट्स टू गेट डिवाइड, उसने बहुत सारे डिवीजन की, मल्टीपल डिवीजन आर देयर। उसके बाद कुछ माइटोसिस थी, देखो अगर कुछ तो नहीं बोलूँगी, ऑलमोस्ट सारी ही माइटोसिस थी, क्योंकि एक जाइगोट जो है वो 2n है और जब पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी 2n ही बनेगा। उसके अंदर जितनी भी सेल्स होंगी एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बाद में डिवीजन करेंगी, तो सारी की सारी सेल 2n होंगी और सारी क्या शो करेंगी, माइटोटिक डिवीजन शो करेंगी, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स, जर्म सेल्स, वो बाद में मियोसिस फॉलो करती हैं, ठीक है। तो इसी से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि सेल को डिवाइड क्यों करना चाहिए, सेल करती क्या क्या है। सेल को अपना क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रखना होता है, इसलिए ज़रूरी है कि सेल डिवाइड करे। लेकिन उसके पहले सेल को ग्रोथ करना पड़ता है, फिर वो डिवाइड करती है एंड फाइनली सेल गेट्स डिफ्रेंशिएटेड, वो एक अपना फंक्शन अटेन कर लेती है। अब सेल साइकिल की बात करते हैं कि सेल किस तरीके से डिवीजन में जाती है। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है ना, ये तो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सपोज कर लेते हैं कि एक डॉग है और एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर जो सेल्स हैं वो जब डिवाइड कर रही हैं तो उनका टाइम ड्यूरेशन हो सकता है अलग हो, और कोई और ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, वन इज योर ह्यूमन एंड वन इज योर यीस्ट। यीस्ट के अंदर और ह्यूमन के अंदर, दोनों के अंदर जब सेल्स डिवाइड करती हैं तो दोनों के अंदर उनका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है। एक ह्यूमन की सेल ऑन एन एवरेज 24 आवर्स के अंदर डिवाइड करती है और एक यीस्ट की सेल ऑन एन एवरेज 90 मिनट के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ड्यूरेशन की बात करें तो सेल साइकिल में इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एंड अगर मैं अपनी बॉडी की बात कर लूँ तो मेरी बॉडी में भी बहुत सारी सेल्स हैं। कुछ सेल क्या करती हैं, जल्दी डिवाइड कर जाती हैं, कुछ सेल लेट डिवाइड करती हैं। तो ये किस पे भी डिपेंड करता है, सेल टू सेल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम के बाद डिवाइड करेगी, ठीक है। सेकेंड चीज़,
जब सेल साइकिल की हम बात करते हैं, एक सेल को जब डिवाइड करना होता है ना, तो इट ऑलवेज एंटर्स अ सेल साइकिल। एक सेल साइकिल के अंदर वो एंट्री करती है, मतलब कि एक सेल से दो सेल बनेगी और वो फिर से उसी सेल साइकिल में एंट्री कर जाएगी और फिर वो आगे सेल्स बनाती चली जाएंगी। कहने का मतलब है कि इनका स्टार्ट पॉइंट और इनका एंडिंग पॉइंट जो होता है वो मीट कर जाता है एंड ये बार बार उस पाथवे को फॉलो करती रहती हैं। बट जब ये पाथवे फॉलो कर रही होती हैं, देयर आर इंपॉर्टेंट इवेंट्स अकर हियर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले होते हैं, लेकिन वो इवेंट्स वन बाय वन होंगे और वो इवेंट्स एक सीरीज में होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ इवेंट को आप चेंज कर दो कि नहीं मैम हमें तो ये वाला इवेंट पहले लेकर के आना है और ये वाला इवेंट बाद में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इवेंट्स जो हैं, जो डिसाइडेड हैं, वो उसी तरीके से होने वाले हैं। इसका मतलब जो सेल साइकिल है, ये पूरा जो सेल साइकिल अभी मैं समझाऊंगी, इट इज़ अ सीक्वेंशियल इवेंट, एक बहुत ही सीक्वेंस में फॉलो होगा ये इवेंट। एंड इट इज़ सीक्वेंशियल इवेंट जिसमें बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड होंगी। मतलब कि जैसे कि सेल जो है जब वो डिवाइड करेगी, आप खुद को समझ लीजिए कि जब व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप 1 ईयर का अगर एक टाइम ले रहे हैं, तो उस 1 ईयर में आप खुद को क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। सेम चीज़ सेल भी क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड, वो भी उस टाइम पे सिंथेसाइज होंगे। फिर क्या होगा, डीएनए का जो कंटेंट है दैट गेट्स डुप्लीकेटेड। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डीएनए कंटेंट। कंटेंट का मतलब है जो सी है, जो क्रोमैटिन है, वो क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। हम क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं, रिपीट कर रही हूँ, क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट होगा। इवेंचुअली गेट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, फाइनली वो क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी 2 डॉटर सेल के अंदर। इट इज अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट, मतलब कि एक एक साइकिल के अंदर एक इवेंट खत्म होगा, तुरंत दूसरा आ जाएगा, तो एक कोऑर्डिनेशन में है, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन, देयर इज अ ऑर्डर। मतलब एक इवेंट पूरा जो कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद ही दूसरा इवेंट आएगा। और ऐसा नहीं है कि उस इवेंट को स्किप करके आप थर्ड इवेंट पे पहुंच जाओगे, नहीं, आपको फर्स्ट से अगर थर्ड पे जाना है तो यू हैव टू फॉलो सेकंड इवेंट, मतलब कि आपको एक पूरी ऑर्डर में ही चलना होगा, अदरवाइज सेल साइकिल नहीं हो सकती। तो एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट है एंड इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी की और एक सेल को किसी सेल साइकिल के अंदर एंट्री करवा दिया कि भाई तू जा और जाकर के डिवाइड कर, ठीक है। उसने बेचारी ने डिवाइड करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके अंदर डीएनए जब डुप्लीकेट हुआ, जब कुछ कंटेंट नया बना, ग्रोथ हुई सेल की, तो वो गलत बन गया। बट आपने क्योंकि बोला हुआ था कि जाओ और सेल साइकिल में जाकर के 2 में डिवाइड हो जाओ, तो वो कंटिन्यू चलते ही रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता, दैट इज कंप्लीटली जेनेटिकली कंट्रोल। अगर कहीं पे गलती हो गई तो सेल को वहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा, आप फिर से दूसरी सेल लेकर के आओ, उसके साथ ही इवेंट फॉलो करो, है ना। तो इट इज़ कम्प्लीटली जेनेटिकली कंट्रोल। यहाँ पे जो इसको कंट्रोल कर रही हैं वो कौन कौन है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर देयर, जैसे कि कुछ साइक्लिन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देर आर सम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, काइनेजेस आर द फैक्टर्स, और वी कैन से काइनेजेस आर द प्रोटीन एंजाइम, जो क्या करते हैं, रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। सीडी के बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। सीडी के की अगर हम बात करें तो सीडी के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन की जो सेल है, उन्होंने एक ऑन एन एवरेज बताया कि जो ह्यूमन की सेल है वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड कर जाती है, ठीक। यीस्ट की सेल 90 मिनट के अंदर डिवाइड कर जाती है। करती कैसे है उसको समझते हैं। दीज आर माई ऑन हैंड रिटन नोट्स, और इनकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी। तो जो भी बच्चे चाहते हैं नोट्स के लिए, वो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, है ना। अब देखो, ये भी विजिबल होना चाहिए आपको, तभी फायदा है। ओके, अब हम सेल साइकिल में एंट्री कर चुके हैं। तो सेल साइकिल अगर बना रहे हो तो प्लीज मेक अ साइकिल, आप एक सर्कल बनाओ ताकि आप साइकिल को अच्छे से समझ पाओ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही बड़ी फेज है जो कि मैंने कवर की है ब्लू से, जिसमें 3 चीजें आती हैं, G1, S और G2। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ कि अब हम सिर्फ और सिर्फ एक सेल को लेकर के चलेंगे, उस सेल के अंदर होने वाले ड्रास्टिक चेंजेस जो है उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि सेल ग्रो करेगी, सेल को ग्रो करना है बिकॉज सेल को डिवाइड करना है, और जो पुरानी सेल होगी डिवाइड करने के बाद जब वो 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो ये पुरानी सेल होगी ये डिफ्रेंशिएशन में चली जाती है अगर इसको जाना हो, ठीक है। और नए वाली सेल्स भी डिफ्रेंशिएशन में जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं।
अब आप ऐसा मान लो कि ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, ये 3 पॉइंट बचे हैं G1, S और G2। आप इस टाइम पर ये कंसिडर करो कि आप वो बच्चे हो जो प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की, आप हर एक नेसेसरी सिचुएशन को फॉलो कर रहे हो, हर एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको बना रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप बहुत सारी क्वेश्चंस बैंक लगा रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, ताकि जब आप पेपर देने जाओ तो आपको कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपके माइंड में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, इस पॉइंट को हटा दीजिए, दैट इज़ द फेज जहाँ पे आपको 3 घंटे लगाने हैं, यानी कि आपको एग्ज़ाम देना है, और ये वो टाइम पीरियड है जब आपको प्रिपरेशन करनी है। तो यानी कि ये वाली जो फेज़ है ये एक इंटरफेज़ है। इंटरफेज़ का मतलब है यहाँ पे सेल खुद को ग्रो कर रही है, खुद को प्रिपेयर कर रही है, किस लिए, ताकि वो इस फेज़ में जा के जो ये सेल एंट्री करी थी, इस एक सेल से फाइनली 2 सेल बना सके। ठीक है, इसका मतलब ये उसकी डिवीजन या रिजल्ट वाली फेज है। आपके लिए ये वो 3 घंटे का टाइम है जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो ये वाली चीज़ के लिए आपको ये वाला टाइम देना है, एंड सबको पता है कि ये वाले टाइम से ये वाला टाइम ज़्यादा बड़ा होता है। इसीलिए इंटरफेज जो है वो किसी भी सेल का, कोई भी सेल हो, उसका 95% सेल साइकिल कवर करती है, 95% टाइम लेती है। यानी 5% ही आप एग्जाम के लिए दोगे, अपना 95% आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के लिए देते हो। अब इसमें कौन कौन सी फेजेस आती हैं पढ़ते हैं थोड़ा सा। पहले तो आएगी इंटरफेज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। इंटरफेज को ही हम और क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज और बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लिविंग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गए, तो वह सब यहीं पे बनना है। और रेस्टिंग फेज, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम हमने तो इतनी सारी तैयारी की, इंटरफेज में हमने बहुत कुछ किया, सेल ने भी बहुत कुछ किया इंटरफेज में, फिर इसको रेस्टिंग क्यों कह दिया गया, हम आराम थोड़ी ना कर रहे थे। अरे आप आराम नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आपने रिजल्ट नहीं दिया तो आपको कोई एक्टिव नहीं मानेगा। ठीक है, तो आप एक्टिव कब हो, आप एक्टिव उन 3 घंटों में हो जब आप एग्जाम दे के आते हो, आप एग्जाम दे रहे हो, दिस इज द एक्टिव फेज। ये आपकी रेस्टिंग फेज ही मानी जाएगी। क्यों, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। क्या इन तीनों फेज में कोई डिवीजन होगी, नहीं होगी, आपकी डिवीजन सिर्फ इस फेज में होनी है, इसलिए दिस इज कंसिडर्ड एज रेस्टिंग फेज। ठीक है, और ये वाली एक्टिव फेज है विच इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें आपकी डिवाइड करने में हेल्प करती हैं। तो हम यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है। बट इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है कि सेल के अंदर आरएनए भी बन रहा है, सेल के अंदर प्रोटीन भी बन रहा है, सेल के अंदर बहुत सारे पाथवे चल रहे हैं, जो जो रिक्वायर्ड है वो सब चल रहा है। भाई सेल को ग्रो करना है, तुम्हें खुद को तैयार करना है फॉर एग्जाम, तो आपको क्या करना है, सब चीज़ें एक्यूमुलेट होनी चाहिए आपके पास, माइंड में सब कुछ होना चाहिए। इट इज़ मेटा, इसलिए ये क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। अब अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, आई टोल्ड यू कि ह्यूमन सेल एक सेल 24 घंटे में डिवाइड करती है, राइट। तो उसका 23 घंटा तो किस में निकल जाता है, खुद को प्रिपेयर करने में, कि हाँ आपको अब डिवाइड करना है एक सिंगल सेल को। तो हम एक काम करते हैं, अपने 23 घंटे डिवाइड करने से पहले प्रिपरेशन में निकाल लेते हैं। तो ह्यूमन सेल 23 घंटे में डिवाइड करती है, और अगर यीस्ट सेल, और 1 घंटा वो किस में लेती है, डिवीजन में लेती है। यीस्ट सेल की अगर बात करें तो वो टोटल 90 मिनट का टाइम लेती है, जिसमें से वो आपके पास 85 मिनट तो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में निकाल देती है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर जाकर के वो डिवाइड हो जाती है। मतलब यू कैन सी, है ना, यू कैन सी कि तैयारी में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना टाइम तो हमें डिवीज़न में नहीं लग रहा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब बैक टू बैक बात करते हैं फेजेस की। तो पहले बात करते हैं G1 फेज की। G1 फेज को ग्रोथ फेज 1 कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे ग्रोथ होनी है। इसको हम गैप फेज 1 भी कहते हैं। अरे आप भी तो गैप लेते हो ना, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप गैप लेते हो, तो वही समझ लीजिए कि इसको हम गैप फेज 1 बोल रहे हैं। या फिर हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये M फेज के बाद आएगी, M फेज, ये वाली M फेज है। M फेज का मतलब होता है माइटोटिक फेज, डिविजनल फेज, तो उसके फेज के बाद आ रही है, तो इसलिए हम इसको और क्या बोल देंगे, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज 1, यानी गैप के बाद आने वाली फेज। ठीक, इसमें क्या क्या होगा, इसमें वो सब होगा जो होना चाहिए। एक सेल जब आप स्टार्टिंग में आपके पास 1 साल का टाइम है, आप उसमें से 1 साल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 4 महीने 4 महीने 4 महीने, है ना। तो जो फर्स्ट 4 मंथ होंगे आपके प्रिपरेशन के, यू विल बी वेरी एक्टिव, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे।
आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, आपके पास सारा मटेरियल होगा, आप कलेक्शन कर रहे होंगे, क्वेश्चन बैंक कौन से लगाने हैं वो सब कर रहे होंगे, आपके पास नोट्स की नहीं है उनको बना रहे होंगे। तो ये बेचारी सेल भी सेम ही कर रही है। वो जीवन फेज में क्या करेगी, वो सब देखेगी कि मेरी सेल के पास क्या क्या कमी थी और मैं क्या क्या बना सकती हूँ। तो सेल ने सबसे पहले तो अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाया, यानी कि सेल की ग्रोथ हुई, सेल का साइज इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर ग्रोथ हुई यानी कि न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज हुआ, फिर बहुत सारा आरएनए भी बना, फिर बहुत सारी प्रोटीन भी बनी, है ना। बहुत सारी सेल ऑर्गेनिल ने भी डुप्लीकेशन किया, सेल ऑर्गेनिल जैसे बहुत सारी हो गई तो उन्होंने भी डुप्लीकेशन किया। बट देयर आर सम सेल ऑर्गेनिल्स जो यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं करती हैं। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें बना चुके हो, लेकिन कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो आप चाहोगे कि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स और इनको मैं क्या करता हूँ, एक बार बना लेता हूँ लेकिन मैं दोबारा बना लूँगा, या फिर ऐसे कर लेता हूँ कि अभी के लिए इनको स्किप कर देता हूँ, जैसे ही एग्जाम पास आएगा मैं तब इनको सिंथेसाइज कर लूँगा ताकि मुझे ये याद रहे, है ना, नोट्स मुझे वो याद रहे। तो इसने भी बोला कि बहुत सारी ऑर्गेनिल तो मैं यहाँ बना लेती हूँ, लेकिन वही ऑर्गेनिल मैं छोटी रखती हूँ, कम रखती हूँ अभी के लिए साइज में। जब मैं बिल्कुल पास पहुँचूंगी डिवीजन के तब मैं उनको दोबारा बना लूँगी, या फिर मैं क्या करूँगी, एक और कॉपी या फिर ज़्यादा उनको साइज में बड़ा कर दूंगी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई, यानी कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी ऑर्गेनिल विच आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल, द ऑर्गेनिल्स जिनके पास अपना खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हो सकता है, जो खुद को आधा कंट्रोल कर सकती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, प्लांट की बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली एनिमल सेल में, गोल्जी बॉडी भी किसी हद तक क्या होती है, जब डिवीजन करनी होती है उससे पहले ही बनती है। तो हुआ क्या, सेल की ग्रोथ हुई, सेल का साइज इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर ग्रोथ हुई, आरएनए सिंथेसिस हुई, प्रोटीन सिंथेसिस हुई, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनिल का डुप्लीकेशन हुआ एक्सेप्ट सम ऑर्गेनिल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, ये सब यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हुए। ठीक, अब खुद सोचो ये इतनी बड़ी फेज है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिल्स यहाँ पे डुप्लीकेट कर चुकी हैं। दिस इज अ वेरिएबल फेज, ये बहुत वेरिएबल फेज है। मान लो अगर मैं बोल दूँ एक सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करना है उसको, या कोई सेल है जो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही है, इसका मतलब उस सेल के अंदर क्या चीज़ छोटी होगी, उस सेल के अंदर ये वाला फेज बहुत छोटा होगा, है ना, बहुत छोटा होगा, तभी करके तो फटाफट डिवाइड कर पा रही है। अगर ये छोटा तो बाकी की सारी छोटे हो गए तो वो जल्दी से डिवाइड कर जाएगी। बट अगर यही लंबा हो गया डिवीजन, यही टाइम ले गया गैप बनाने में, सिंथेसिस करने में, तो आपकी आगे की चीज़ों में टाइम लग जाएगा, तो यानी सेल क्या हो जाएगी, सेल साइकिल बड़ी हो जाएगी। तो दिस इज द मोस्ट वेरिएबल फेज। इफ सेल फ्रिक्वेंटली डिवाइड, इसका मतलब क्या है कि जीवन शॉर्टर है, बट अगर सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब जीवन लॉन्गर है। ठीक, इसलिए हम बोलते हैं कि जीवन इज द मोस्ट वेरिएबल फेज और दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। ये चीज आपको डायग्राम में भी इंडिकेट हो रही है कि मैंने इसका कितना एरिया रखा हुआ है। एस फेज जीवन फेज से बड़ी होती है, ये बात याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डायग्राम में दिखाया गया है। पहले कुछ और माना जाता था बट अपडेटेड एनसीईआरटी में ये दिखाया गया है। अब एक चीज समझो, आप पहले 4 महीने में आपने प्रिपरेशन कर ली, ये सब कर लिया आपने, मैं आपके एग्जांपल से समझा रही हूँ, आप ये सब कर चुके हैं ना। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा, 4 महीने हमने देख लिया और हमें लगता है कि हम ये चीज़ छोड़ देते हैं, हमसे नहीं हो रही है, हम बीच में आ गए हैं 4 महीने के, हम 2 महीने के बीच में आ गए हैं, बट हमें लग रहा है कि वी कैन नॉट एबल टू कलेक्ट द कंटेंट, हम उस एबल नहीं है कि उतनी चीज़ें एक्यूमुलेट कर पाएँ, या हमारा मन नहीं है, वट एवर इज़ द रीज़न, बट दे वॉन्ट टू एस्केप दैट, वो उस जगह से जाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद वो क्या करते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, सॉरी एमएससी तो नहीं, बीएससी कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, कुछ भी, वो एक डिफरेंट कोर्स ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने उस सेल को तो बीच में छोड़ दिया, आप सेल साइकिल में एंट्री नहीं करी ना, आपने आगे डिवीजन के लिए एंट्री नहीं करी है, इसका मतलब आप सीधा आगे चले गए हो। तो वही चीज़ है कि अगर सेल किसी इंटेंशन की वजह से एग्जिट कर जाती है सेल साइकिल से, तो वो एक दूसरी स्टेज में एंट्री कर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं जी नोट स्टेज, क्यूशेंट स्टेज, या फिर इसको बोल दिया जाता है इनएक्टिव स्टेज। देखो आपके लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है ना। आपके लिए मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप एमबीबीएस को एक एक्टिव फेज मान रहे हो, कि अगर आपका एमबीबीएस के कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आप एक्टिव हो। अगर मान लीजिए किसी XYZ कॉलेज में जो कि एमबीबीएस का नहीं है, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है तो आप इनएक्टिव हो। सेम चीज़ हुई इसके साथ भी कि ये एक्टिव तो थी, आप पढ़ाई तो वहाँ भी करोगे, लेकिन उसको इनएक्टिव स्टेज की तरह ट्रीट किया गया क्योंकि आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। ये भी सेल
से एंट्री कर गई, हमारा मेन पर्पस क्या था, सेल से एग्जिट कर गई, हमारा मेन पर्पस क्या था कि ये सेल के अंदर ही रहे, एंट्री करती रहे, डिवीजन करती रहे, बट ऐसा ना होकर के इसने एग्जिट मारना पसंद करा और इसीलिए हम इसको इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं। अब ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो एग्जिट कर जाती हैं, जैसे नर्व सेल हो गई, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। कार्डियक सेल्स हो गई, जो हमारी हार्ट सेल्स हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं, तो हार्ट सेल्स हो गई, इसीलिए हम इसको शांत स्टेज बोलते हैं, क्यूशेंट स्टेज बोलते हैं। यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होती, सेम चीज़ यहाँ पे भी कोई डिवीजन नहीं थी, इसलिए इसको रेस्टिंग बोला था, सेम इसको भी रेस्टिंग बोल सकते हो। यहाँ पे ग्रोथ डज नॉट अकर, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती, बट इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव। बेटा आप पढ़ाई तो किसी भी कॉलेज में रह के करोगे ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने MBBS ही ले लिया है। MBBS वाला कॉलेज अलग है, दूसरे कॉलेजेस अलग हैं। इसका मतलब आपने कोर्स अगर चूज कर लिया अलग अलग, पढ़ाई दोनों में कर रहे हो ना, मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन एक्टिव और इनएक्टिव की स्टेज में कि आपको चाहिए कुछ था बट आपने कर कुछ दिया, तो वो क्या हो गया, रेस्टिंग स्टेज या फिर इनएक्टिव स्टेज। तो यहाँ पे ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहेगी। ये तब तक डिवाइड नहीं करती हैं सेल्स जब तक इनको आप फोर्स करके बोल ना दो कि जाओ और जाकर ये डिवाइड करो। तो इसीलिए दे विल नॉट प्रोलिफरेट और डिवाइड अनटिल और अनलेस दे आर कॉल्ड टू डू सो। जब तक इन्हें कहा नहीं जाता, जब तक इनके फेस पे थप्पड़ नहीं लगाए जाते कि जाओ और MBBS की तैयारी करो, तब तक के लिए ये इसी स्टेज में रहने वाली है, ठीक है। दे विल नेवर डिवाइड, और ये क्यूशिएंट स्टेज और इसी स्टेज में रहेंगी, इनएक्टिव स्टेज में ही रहेंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ नेक्स्ट फेज। अब मान लेते हैं जो निकल गई वो तो निकल गई, बट देर आर सम सेल्स जिन्होंने एंट्री की थी एंड वो कह रही हैं कि हमें आगे जाना है, तो उन्होंने यहाँ से ये सब बना लिया अपने अंदर और 4 महीने निकल गए। अब वो आगे के 4 महीने निकालना चाह रहे हैं, एक प्रिपरेशन के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो वो सेकेंड फेज में एंट्री करेंगे, जिसका मतलब होता है एस फेज या सिंथेसिस फेज या फिर इनविजिबल फेज, ठीक है। एस फेज ऐसी फेज होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन टाइम ले जाती है, होने में टाइम लगता है, इसका मैंने पार्ट भी ज़्यादा दिखाया है, बट ये ऐसी फेज होती है विच इज़ इनविजिबल फेज, जो काइंड ऑफ विजिबल नहीं हो पाती है। इसमें DNA सिंथेसिस होगा, ध्यान रखना DNA की सिंथेसिस यहाँ पर नहीं हुई थी। DNA सिंथेसिस का क्या मतलब है, अब माइंड में आएगा कि मैम DNA सिंथेसिस क्या होता है। तो देखो अभी जो मैं आपको कंसेप्ट बता के हटी थी ना कि यहाँ पे 1 से 2 हो जाना, किसका 2 हो जाना, DNA कंटेंट का 2 हो जाना, यानी डुप्लीकेशन हो जाना, सेम वही होगा। अगर 23 क्रोमोसोम आपके थे तो वो 23 ही रहने वाले हैं क्रोमोसोम, तो ठीक है, बट उनके क्रोमैटिड बन जाएंगे, एक एक कॉपी बन जाएगी, एक एक आपकी धागा और ज़्यादा ऐड होता चला जाएगा हर एक क्रोमोसोम पे। तो N1N था तो N1N ही रहेगा, 23 के 23 क्रोमोसोम थे, 23 ही रहेंगे, लेकिन पहले वाले 23 क्रोमोसोम में सिर्फ एक एक धागा था। अब जो और डुप्लीकेशन से बने उनमें क्या है, 2-2 धागे हैं। तो यानी कि वो कहाँ पर हुआ, एक्स्ट्रा DNA कहाँ पर बना, वो इस फेज में बना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक धागा था, मान लेते हैं ये मदर से ये फादर से एक धागा था, तो ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम, चलो अलग अलग मान लेते हैं, 2 अलग अलग क्रोमोसोम है, तो 2N है और 2C है ना, 2 धागे दिख रहे हैं। जब इसमें एस फेज हुई तो साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस ने ग्रो किया थोड़ा सा, और एक एन से अब अभी भी एक एन ये है, एक एन ये है, तो 2N है, लेकिन धागे देखो अब 2 ग्रीन वाले नए आ गए हैं, इसका मतलब 4C हो गया है। यहाँ पे रेप्लिकेशन किसका हो गया है, थ्रेड का रेप्लिकेशन हो गया है, सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। तो DNA ग्रोथ इज डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब ये जो ग्रोथ हुई है ना, यहाँ पे DNA 2 से 4 में, यानी DNA कंटेंट गेट्स डबल्ड, ये हो गया है। ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि ना तो DNA की ग्रोथ इस प्रोसेस में हुई, ना DNA की ग्रोथ इस प्रोसेस में होगी, इस स्टेप में होगी, सिर्फ इसी स्टेप में DNA की ग्रोथ होगी। जबकि चाहे RNA हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे साइटोप्लाज्म हो, चाहे ऑर्गेनेल्स हो, वो सारी की सारी सब जगह रेप्लिकेट कर रही थी, सब जगह डबल हो रही थी, या फिर सब जगह उनका साइज बढ़ रहा था, कंटेंट बढ़ रहा था, सिवाय DNA के। DNA और हिस्टोन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही क्या होंगे, रेप्लिकेट होंगे, और एक सेंट्रियोल। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। पहला तो DNA का कंटेंट गेट्स डबल, यानी 1N से 2N हो गया, सॉरी 2N से 2N रहेगा, लेकिन 2C से 4C हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम आफ्टर रेप्लिकेशन, जस्ट द कंटेंट गेट्स डबल्ड, सिर्फ कंटेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन की भी सिंथेसिस होगी। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज हिस्टोन। तो हिस्टोन के बारे में एक बात याद रखना बेटा कि हिस्टोन एक ऑक्टामर है
जिसमें 8 यूनिट लगी हुई हैं प्रोटीन की, ठीक है। हिस्टोन एक बेसिक यूनिट है, एक बेसिक प्रोटीन है, जो कि पूरी हिस्टोन की बेसिक प्रोटीन इस तरीके से ऑक्टामर की फॉर्म में अरेंज है। और जो आपका डीएनए है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और डीएनए इसके चारों तरफ लिपट जाएगा, ठीक। यानी एक हिस्टोन पे डीएनए लिपट जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज योर डीएनए इज वेरी बिग। 2.2 मीटर के अराउंड आपका डीएनए होता है एक सिंगल सेल में, और इतना बड़ा डीएनए आप सीधा नहीं रख सकते, उसको आपको पैकेट की फॉर्म में रैप करके रखना होता है ताकि आप उसको संभाल सको, वो टूटे फूटे ना। इसलिए वो हिस्टोन के चारों तरफ खुद को रैप कर लेता है, न्यूक्लियोसोम जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको आप 12th क्लास में बहुत ही डिटेल्ड में प्यार से पढ़ोगे। क्लियर। अब सेंट्रियोल की बात की थी मैंने कि सेंट्रियोल भी खुद को डुप्लीकेट करती है साइटोप्लाज्म में, कौन सी फेज के अंदर, एस फेज के अंदर ही वो खुद को डुप्लीकेट करती है। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से सेल साइकिल ने जो चीज़ें बन गई सेल के अंदर, आप देखो वो पीछे तो नहीं जा सकती। पीछे क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि उसने बहुत कुछ बना लिया। आपने 8 महीने अगर अपनी स्टडी को दे दिए, यू डोंट वांट टू गो बैक, आप नहीं जाना चाहोगे, आप चाहोगे चलो देखते हैं आगे जो भी होगा, बट आप अपनी गलतियां सुधारना चाहोगे। जो आपको लग रहा है कि एस फेज में कुछ गलती हो गई है, हम क्या करते हैं उसको सुधार लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए। तो इसलिए जब एस से आप G2 फेज में जाओगे तो यू वांट कि आपके अंदर कोई एरर ना हो, आप बहुत सारी चीज़ों को चेक करोगे। तो एस से G2 में एंट्री करते वक्त देयर इज़ अ मेजर चेक पॉइंट। वो क्या चेक करता है, इट चेक कि आपका डीएनए सही बन गया, क्या आप जो बनाना चाह रहे थे वो डीएनए बन गया, डुप्लीकेट सही से हो गया है, क्या आपकी आरएनए की सिंथेसिस सही हुई है, क्या साइटोप्लाज्म सही से इंक्रीज हो गया है, प्रोटीन जितनी ज़रूरत थी वो बन गई है, क्या हिस्टोन प्रोटीन बन गई है, क्या सेंट्रियोल ने डुप्लीकेट कर लिया है। तो वो सब पॉइंट कौन चेक करेगा, दिस मेजर चेक पॉइंट। इसीलिए यहाँ इस चेक पॉइंट को हम बोलते हैं इस चेक पॉइंट को हम बोलते हैं एस और G2 मेजर चेक पॉइंट, ठीक है। तो ये G2 और एस के बीच का चेक पॉइंट होता है। अब जैसे तैसे करके आपको लगा कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, वी कैन गो अहेड, तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे टू एंटर इनटू द G2 फेज। अब आप आ गए हो G2 फेज में। अब आप उस लास्ट महीने में हो, जो लास्ट 4 मंथ है उनके अंदर आ चुके हो प्रिपरेशन के। अब आप थोड़ा लाइट हो गए हो, लाइट इन द सेंस अब आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप थोड़ा बहुत जो कहीं पे कमी रह गई है वो चीज़ को कंप्लीट करोगे, आप थोड़ा थोड़ा उनको इम्प्रूव करोगे, आप रिवीजन पे ध्यान दोगे, आप ये सब करने वाले हो, है ना। मेजर पोर्शन आपने ऊपर कवर कर लिया। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ, जो छोटी छोटी ऑर्गेनल पहले बनी हुई थी उनको थोड़ा साइज में बड़ा कर दिया जाएगा, और क्या होगा, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म बढ़ा देंगे, थोड़े न्यू आरएनए बना लेंगे, थोड़ी सी नई प्रोटीन बना लेंगे, होगा कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं G2 और गैप फेज 2। ये चैप्टर ना इतना इजी है, अगर आप खुद की प्रिपरेशन के साथ इसको जोड़ करके देखो, बहुत इजी है। G2 फेज, गैप फेज 2 भी हम इसको बोलते हैं, ग्रोथ फेज 2 भी बोल देते हैं, प्री माइटोटिक गैप फेज भी बोल देते हैं। प्री माइटोटिक क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इसके बाद माइटोसिस आने वाली है, तो माइटोसिस से पहले ये फेज आती है, इसीलिए हम इसको प्री माइटोटिक गैप फेज बोल देते हैं। या फिर एस फेज के बाद आपकी फेज आती है, इसीलिए हम इसको पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा, वो बोलेगा भाई बस बहुत हो गया, पीछे जितना बनाना था बना लिया आपने, अगर डीएनए कंटेंट को डबल करना था तो आप कर चुके। अब आरएनए एंड प्रोटीन की आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस अभी भी क्या होगी, आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस अभी भी कंटिन्यू है, वो कंटिन्यू ग्रो करता जा रहा है। कुछ ऑर्गेनेल भी बन गई हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और गोल्गी एपरेटस हो गया, जो आपकी G1 फेज में बन तो गई थी लेकिन थोड़ी बनी थी, कम बनी थी, तो उसको थोड़ा सा ग्रो कर दो या उनकी डुप्लीकेशन हो जाएगी। एक और प्रोटीन बनेगी जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखो सेंट्रियोल तो बन गया, सेंट्रियोल यहाँ पे बना, लेकिन सेंट्रियोल से एक चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, धागे होते हैं। अब जो ये क्रोमोसोम की क्रोमैटिड बनी है ना, ये क्रोमोसोम की क्रोमैटिड बनी है, इन दोनों इसको सेंट्रोमियर के बीच से तोड़ के ग्रीन को अलग करना होता है, लाल को अलग करेंगे, इसी तरीके से ग्रीन को अलग कर देंगे, रेड को अलग कर देंगे। लेकिन इस रेड को और ग्रीन को अलग, जो ये एक पॉइंट से अटैच है, इनको अगर अलग करना है तो खींचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, इस पॉइंट से दूर होगा, ठीक है। सेंट्रोमियर को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या होगा, इधर जो धागे लगे होंगे वो पीछे की तरफ खींचेंगे,
इधर जो पॉइंट पे धागे लगेंगे वो पीछे की तरफ खींचेंगे, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन एक बात, इन धागों को यहाँ पे जो धागे अटैच हैं जो इसको खींचेंगे, और यहाँ पे जो धागे अटैच हैं जो इसको खींचेंगे, तो खींचने के लिए वो धागे कौन बनाएगा? वो धागे बनाने वाली जो प्रोटीन होती है उसको बोला जाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। वो कौन सी फेज में सिंथेसिस होती है? G2 फेज के अंदर वो सिंथेसिस होने वाली है। ठीक, अब ये सब आपने कर लिया। दिस इज द कंप्लीट प्रिपरेटरी फेज। नाउ यू आर कंप्लीटली रेडी। आफ्टर 1 ईयर आप कंप्लीटली रेडी हो टू गिव द एग्जाम। अब आपको एग्जाम देना है, लेकिन एग्जाम से 1 डे आप पहले एक बार क्या कर लेते हो? क्विक रिवीजन कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? कुछ गलतियां चेक कर लेते हो कि हाँ, चाहे आप लास्ट का 1 मंथ लगा लो, 15 दिन लगा लो, आप थोड़ी सी एग्जाम पे एग्जाम देके आप अपने टेस्ट पेपर देते हो, आप अपने मॉक टेस्ट देते हो। क्यों देते हो? ताकि आप अपनी गलतियां पता लगा सको। तो वही चीज़ होती है। लास्ट में फिर से एक माइनर सा चेक पॉइंट आता है कि अगर देयर इज सम फॉर्मूला करेक्शन तो आप उसको करेक्ट कर लेते हो, कोई थियोरेटिकल पोर्शन करेक्ट करना है वो करेक्ट कर लेते हो, बट वो बहुत माइनर होता है क्योंकि लास्ट पॉइंट पे आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो माइनर पॉइंट है यहाँ पे, है ना। तो अगर कोई गलती है तो आप उसको चेक कर सकते हो। क्यों? ताकि आप आगे जाने वाले हो। अगर आप एग्जाम में गए तो वहाँ पे जो लिख दिया वो लिख दिया, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर चेंज करना है तो उससे पहले ही चेंज कर लो, जो भी आपकी गलतियां हैं उनको सुधार लो। तो ये क्या है? माइनर चेक पॉइंट आता है किसके बीच में? G2 फेज के बीच में और M फेज के बीच में। M कौन सी फेज है? ये वाली फेज। एम फेज किसको बोलते हो? डिवीजन फेज को एम फेज बोला जाता है। इसमें आपकी 4 फेज आती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब ये चारों आती हैं, इन चारों में न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है ये डिवाइड कर जाता है, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, फिर आपकी जो एक सेल होती है उसका जब न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो फिर सेल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब एक सेल से 2 सेल फाइनली बन जाएंगी। जब न्यूक्लियस को डिवाइड करना होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन। और जब न्यूक्लियस डिवाइड करके 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपकी सेल की डिवीजन होती है, जिससे एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यानी सेल के डिवीजन। तो जो ये वाली फेज है एम फेज, इस एम फेज को हम डिविजनल फेज भी बोलते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। क्यों होती है? क्योंकि इस फेज में जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम रखे गए हैं वो क्रोमोसोम अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। वो क्रोमोसोम कभी तो सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, कभी वो क्रोमोसोम बहुत कंडेंस थे तो फिर वो कभी वो क्रोमोसोम बहुत डिकंडेंस थे तो वो कंडेंस हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, वो अपने आप को एक प्लेट पे लाइन करने लग जाते हैं, प्लेट से दूर जाने लगते हैं, फाइनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है। तो मतलब यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस अकर इनटू दीज 4 स्टेप। तो इसीलिए हम इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। आप जब एग्जाम में बैठे हो 3 घंटे के एग्जाम में, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पूरे प्रिपरेटरी फेज का 5% ही है। मतलब अगर आपने 95% अपना टाइम प्रिपरेशन को दिया था, आप सिर्फ 5% में ही डिवीजन कर लोगे, 5% में ही एग्जाम दे दोगे, है ना। लेकिन उस टाइम आप किसी क्वेश्चन को देख के आपका माइंड बहुत चेंज होता रहता है। कभी लगता है कि ये वाला आंसर है, कभी लगता है कि वो वाला आंसर है। इसका मतलब आप बहुत ही ड्रामे वाली फेज में हो कि हम किसको आंसर करें, किस चीज़ को आंसर करें। तो इसलिए मोस्ट ड्रामेटिक फेज होती है, बट बहुत ही छोटी फेज होती है, बहुत ही एक्टिव फेज होती है। आप कंप्लीटली अटेंटिव होते हो ड्यूरिंग द एग्जाम। तो उस टाइम पे अगर मैं ह्यूमन सेल की बात कर रही हूँ, जो 23 घंटों में खुद को तैयार करा जिसने, उसने सिर्फ 1 घंटे में डिवाइड कर दिया। जिस यीस्ट की सेल ने 90 मिनट तक अपने आप को तैयार करा, 85 मिनट तक खुद को तैयार किया, उसने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर जाकर के डिवाइड कर दिया। इसका मतलब इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, वेरी ड्रामेटिक फेज। ठीक, अब चलो एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। ये जो एम फेज होती है ना, एम फेज 2 तरीके की होती है, 2 होती हैं, डिपेंड करता है सेल कौन सी है। अगर मैं बात करूँ सोमेटिक सेल की, सोमेटिक सेल होता है मेरी पूरी बॉडी है, मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ। अगर मेरी पूरी ह्यूमनल बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी जो है वो क्या है, 2n है। 2n मतलब कि सोमेटिक सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स होंगी वो सोमेटिक सेल्स होंगी, 2n होंगी, डिप्लॉयड होंगी, 46 क्रोमोसोम होंगे एक्स। और जो मेरी क्या कहते हैं उनको, रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो जैसे कि गैमेट है, अगर एक फीमेल की बात करूँ तो उसके अंदर एग हो सकता है, ओसाइट हो सकता है, मेल की बात करें तो उसमें स्पर्म हो सकते हैं, तो वो हैप्लॉइड होंगे। लेकिन वो हैप्लॉइड कैसे होंगे, वो डिप्लॉइड में एक प्रोसेस हुई होगी जिससे हैप्लॉइड बने होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास 2 तरीके की प्रोसेस होती है, या तो डिप्लॉइड सेल ने डिप्लॉइड सेल बनाई है, यानी ये जो सेल थी
ये अगर 2n थी तो इससे जो दो सेल बनी है वो दोनों ही 2n है, मतलब ये भी 2n ये भी 2n। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल जो थी इसने जब से आगे डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद इसने दो सेल दी और वो दोनों सेल, ये 2n थी लेकिन ये 1n और ये 1n। इसका मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ है। तो या तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा या क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। इस बेस पे हमारे पास दो प्रोसेस होती हैं जो हमें चैप्टर में पढ़नी होती हैं। अगर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा तो उसको बोलते हो माइटोटिक फेज। अगर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं मियोटिक फेज। ठीक है, माइटोसिस अलग फेज है, मियोटिक अलग फेज है। माइटोसिस के बारे में हम पहले क्लियर करते हैं कैसी होती है। देखो, माइटोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस एम फेज बोलते हैं हम इसको, और हम ये वाली फेज उसके अंदर सेम रहेगी, उसके अंदर ये सारी फेजेस सेम रहने वाली हैं इंटरफेस। हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, इन चारों फेजेस की, इनमें क्या क्या होने वाला है, यानी कि न्यूक्लियस जब डिवाइड कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चेंज आएंगे। तो माइटोसिस की बात करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। यानी कि अगर 2n से मैंने शुरू किया था तो जब इसकी डॉटर सेल बनेगी, पेरेंट से डॉटर सेल बनेगी, वो भी 2n ही होंगी, यानी आइडेंटिकल टू देम सेल, यानी वो दोनों सेल आपस में भी सेम होंगी और पेरेंट से भी सेम होंगी, प्लस पेरेंट। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर जो है और जो डीएनए कंटेंट है दैट रिमेन सेम एज ऑफ पेरेंट। अगर पेरेंट के पास 2n, एक सेल के अंदर 2n था और 2c था, तो सेम बच्चे के पास होगा 2n और 2c। ठीक है। माइटोसिस को सबसे पहले प्लांट सेल में ऑब्जर्व किया था स्ट्रेसबर्गर ने, और एनिमल सेल के अंदर सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फ्लेमिंग ने। जो ये टर्म थी ना माइटोसिस की, हम इस डिवीजन का नाम क्या रखें, माइटोसिस टर्म जो थी वो भी किसने दी थी? फ्लेमिंग ने ही दी थी। एंड जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर जितनी भी डिप्लॉयड सेल हैं सबके अंदर माइटोसिस चलती है, ये बात याद रखिएगा। और प्लांट के अंदर जितनी भी डिप्लॉयड सेल्स हैं और प्लस हैप्लॉयड सेल्स हैं सबके अंदर ही माइटोसिस चलती है, माइटोसिस रन करती है। अब एम फेज में दो फेज होती हैं, एक होती है कैरियोकाइनेसिस, एक होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पहले आती है, साइटोकाइनेसिस बाद में आती है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी आप न्यूक्लियस की डिवीजन करवा दो। न्यूक्लियस के डिवीजन होते ही एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया तो एक सेल भी दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, यानी साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो ये चार फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज को सबसे पहले समझते हैं। समझो कि n इक्वल्स टू 1n था और c इक्वल्स टू 2c था। मतलब कि मान लेते हैं एक सेल मैंने ली, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज ये मेरी एक सेल थी। ओके, गिव मी 1 सेकेंड बच्चों, गिव मी 1 सेकेंड। अब ठीक है, देखो मान लेते हैं मेरे पास ये एक सेल थी, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर मैं 1n की बात कर रही हूँ। 1n का मतलब क्या है? मेरे पास एक क्रोमोजोम है, ठीक। और 2c मैंने बोला है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ दो धागे हैं, ठीक। लेकिन जब ये मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने देखा प्रोफेज को शुरुआत में, तब ये मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे ये कैसा दिखाई दे रहा था? ये सेल थी और ये इसके अंदर न्यूक्लियस था, और ये जो धागे थे ना ये इस तरीके से पड़े हुए थे, यानी इसके अंदर एक ही धागा बना के दिखाया, दो ही धागे बना के दिखाए मैंने ये वाले, बट ऐसे ऐसे आपको 23 पेयर मिल जाएंगे, यानी 46 मिल जाएंगे धागे, और इसका मतलब आपके पास 46 क्रोमोसोम आपको मिल जाएंगे बाद में। लेकिन ये जो है एन के रिप्रेजेंट दिखा रही हूँ, ये वाली स्टेज क्या है? ये वाली स्टेज है कि आप बहुत सुलझे हुए धागे रखे हुए हैं, सब दूर दूर हैं, इनको हम बोलते हैं डीकंडेंस्ड फेज। लेकिन जैसे ही ये आपके इस फेज में एंट्री करेंगे ये हो गए कंडेंस। ये कौन सी है? डीकंडेंस, यानी कि सुलझे हुए हैं, डीकंडेंस। और ये क्या हो गए हैं? कंडेंस्ड, थिक हो गए हैं। जब ये कंडेंस्ड हो गए हैं तो कंप्लीटली धीरे धीरे हमें विजिबल होने लग जाएंगे, और इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। इनको क्या बोलते हो? क्रोमैटिन। इनको क्या बोलते हो? क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए अब जैसे जैसे हम अर्ली प्रोफेज से लेट प्रोफेज में पहुंचेंगे, शुरुआती फेज से आखिर की फेज में पहुंचेंगे, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो ये थोड़ी थोड़ी खत्म होने लग जाएगी, डिसइंटीग्रेट होने लग जाएगी, और बहुत सारी ऑर्गेनेल जो साइटोप्लाज्म में रखी हुई हैं उनमें भी मॉडिफिकेशन होगा।
होगा क्या, यहाँ पे देखो सेम चीज़ है। मैंने कहा कि एक सेल थी, ये सेल की मेम्ब्रेन थी, ये रेड वाला न्यूक्लियस था। ये बीच में आप जो देख रहे हो ना, ये अर्ली प्रोफेज मैंने दिखाई है। इसमें क्या हुआ है, ये जो क्रोमोसोम है ये बहुत ही उलझे हुए रखे हैं, सॉरी सुलझे हुए रखे हैं धागे की फॉर्म में। इनको हम बोलते हैं कि एंड्स ऑफ क्रोमैटिन आर नॉट विजिबल। अभी वो विजिबल नहीं है, एंड्स जो है क्रोमैटिन के वो विजिबल नहीं है। वो एक बॉल ऑफ वूल है, एक ऊन का गोला है, इसको हम बोलते हैं स्प्रीम स्टेज। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो मैंने यहाँ पे शो नहीं की है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लग जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। और जो अंदर आपको स्काई ब्लू में दिखाई दे रहा है ये क्रोमोसोम है, यानी अब ये क्या हो गया है, कंडेंस हो गया है, अब ये उलझ गया है और थिक हो गया है। और इसने दो धागे बना लिए हैं, टू क्रोमैटिड। क्रोमोसोम यहाँ पे डायड कंडीशन में आ चुका है और सेंट्रियोल आपके दूर चले गए हैं। सेंट्रियोल जो पोल पे नहीं थे, सेंट्रियोल ने डुप्लीकेट किया था, इसलिए एक सेल में दो सेंट्रियोल थे, तो दोनों सेंट्रियोल अब दूर दूर जाना शुरू हो गए हैं। ठीक, तो ये है प्रोफेज में। मैं बता भी देती हूँ क्या क्या है। सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू मूविंग टू अपोजिट पोल। सेंट्रियोल जो हैं वो तो दोनों अलग अलग पोल पे जाने लग गए हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम स्टार्ट्स। कंडेंसेशन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया है। क्रोमैटिन की कंडेंसेशन से जो अनटेंगल फॉर्म है वो क्या है, टेंगल्ड हो गई है, क्रोमोसोम बन गया है। और अब उसमें आपको दो सिस्टर क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं, विजिबल हैं। अब आपके जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाने लग रहे हैं, उनसे ये धागे जैसी स्ट्रक्चर बाहर आने लग गई है। इनको बोलते हो स्पिंडल फाइबर, यानी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी, न्यूक्लियस की रेड वाली मेम्ब्रेन, ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। इसका मतलब एंड ऑफ प्रोफेज में क्या होने वाला है, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी, ना ही न्यूक्लियोलस रहेगा, ना ही ईआर और गोल्जी रहेंगे। इन द सेंस ईआर और गोल्जी खत्म नहीं होंगे, बट दे विल डिसअपियर, वो हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म थिक हो चुका होगा। यहाँ से आप एंट्री करोगे सेकेंड फेज में, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, ये आपका जो क्रोमोसोम था ये घूम रहा है पूरे, न्यूक्लियस तो खत्म हो गया, मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन तो खत्म हो गई है, साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहा है, तो ना एक प्लेट बन जाएगी। उस प्लेट पर आकर के जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो खुद को अलाइन कर लेंगे। ये एक पूरी प्लेट बन गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो चुकी है, वही इंडिकेट करती है कि आप मेटाफेज में पहुंच चुके हो। और ये आपके जो क्रोमोसोम हैं दे स्टार्ट टू अलाइन देमसेल्व्स ऑन द मेटाफेजिक प्लेट। याद रखिएगा, माइटोसिस में हमेशा एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनती है। उसके अलावा जो सेंट्रियोल दूर गए हुए थे, इनसे जो स्पिंडल फाइबर निकले थे, वो स्पिंडल फाइबर इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जुड़ेंगे कैसे, वो जुड़ेंगे कुछ इस तरीके से। सपोज अगर एक क्रोमोसोम होता है ना, तो ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से अटैच होता है, लेकिन इस सेंट्रोमियर के साइड में दोनों तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होंगी, इन दोनों पर आपको प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिल जाती है, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर बोल दीजिए या नीटोकोर बोल दीजिए। इट इज़ अ प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसके साथ आकर के स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। ठीक, तो वो सेंट्रोमियर से नहीं जुड़ते, वो नीटोकोर से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर बना, वो भी जुड़ गया, यहाँ से स्पिंडल फाइबर बना, वो भी इसके मिड पॉइंट से जुड़ गया है। और ये एक एस्टर, इसके चारों तरफ ऐसे स्पिंडल फाइबर चारों तरफ निकले हुए हैं, तो एक ऐसा लगता है जैसे किरणें निकल रही हैं और रेज निकल रही है, उसके लिए इसको हम एस्टर वर्ड बोल देते हैं, एस्ट्रल रेज बोल देते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर रीच कर गए हैं, सेंट्रोसोम रीच कर गया है अपोजिट पोल, यानी कि जो सेंट्रियोल था वो अपोजिट पोल पर जा चुका है। ध्यान रखना, यहाँ पे भी n इक्वल्स टू 1 n है अभी भी, और c आपको 2 ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। क्रोमोसोम मूव इनटू द साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में जा चुके हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। क्रोमोसोम थिक और शॉर्टेस्ट हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। ये वो स्टेज होती है, बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। आप इसमें बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप शेप को स्टडी नहीं कर सकते। क्रोमोसोम खुद को अलाइन कर लेंगे मेटाफेजिक प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे जो एक ही बनती है। अलाइनमेंट को कांग्रेशन कहते हैं। और स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू नीटोकोर इन दिस इटसेल्फ, इन दिस स्टेज इटसेल्फ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे। अब हम आगे चलते हैं, एनाफेज पे चलते हैं। एनाफेज पे क्या होगा, सेंट्रियोल देखो दूर जा चुके हैं। अब जो स्पिंडल फाइबर थे ना, मान लीजिए ये सेंट्रियोल है,
ये स्पिंडल फाइबर है, ये सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर है, यहाँ से नीटोकोर से क्रोमोसोम अटैच है। तो ये स्पिंडल फाइबर छोटा होता जाएगा, जिसकी वजह से जो सेंट्रोमियर है वो टूट जाएगा और दोनों क्रोमैटिड जो है वो अलग अलग पोल पे खिंच जाएंगे। यही हुआ, एक क्रोमैटिड यहाँ पे खिंच गया, एक क्रोमैटिड इधर नीचे की तरफ खिंच गया। इसका मतलब इस पॉइंट से सेंट्रोमियर से टूट गया, सेंट्रोमियर दोनों का टूट गया, ये इधर खिंचा वो उधर खिंचा और स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो गए हैं। और जब आप किसी को उसके पॉइंट से खींचते हो तो उसकी जो आर्म्स है वो नीचे की तरफ लटक जाती हैं। सेम इसके साथ हुआ है, आर्म्स ट्रेल्स बिहाइंड द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से पीछे की तरफ जा चुकी हैं। अब यहाँ पे एक ही सेल में आपको दो अलग अलग क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक क्रोमैटिड थी, नाउ दे स्टार्ट टू बिहेव एज अ क्रोमोसोम। तो n इक्वल्स टू 2n और c इक्वल्स टू 2c हो चुका है। सेंट्रोमियर डिवाइड्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो चुकी हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स फ्यूचर क्रोमोसोम है फ्यूचर डॉटर सेल्स के लिए, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड स्टार्ट्स मूविंग टू अपोजिट पोल एंड दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर आप शेप को स्टडी कर सकते हो। लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो गई है, आर्म्स ट्रेल्स बिहाइंड द सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल, पोल की तरफ वो जा चुका है। टीलोफेज में क्या होगा? दिस इज द टर्मिनल स्टेज। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आना शुरू हो जाएगी, बाकी की सारी ऑर्गेनेल वापस आना शुरू हो जाएंगी और जो क्रोमोसोम आप देख रहे हो ये कंडेंस था, अब ये डिकंडेंसेशन होके वापस से धागे की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ये इस तरीके से आपको विजिबल अब नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लग गई है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होने लग गए हैं। टर्मिनल स्टेज होती है, क्रोमोसोम सेपरेटेड हो गए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड रीच कर गई हैं आप रिस्पेक्टिव पोल्स पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर और गोल्जी ये क्या हो गए हैं? रीअपियर होने लग गए हैं। डीकंडेंसेशन हो गया है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया है एंड अनकोइल टू फॉर्म क्रोमैटिड और अब वो क्रोमैटिड बन गए हैं। ये अर्ली टेलोफेज है, ये लेट टेलोफेज है, ये कंडेंस है, ये डीकंडेंस है, ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमोसोम है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लग गई है और धीरे धीरे सेल के अंदर फरो बनने लग गई है ताकि सेल भी डिवाइड कर सके। तो इसीलिए अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है। हर एक सेल के अंदर आपके पास एक, अगर देखोगे तो ये भी 1n है और 1c है, ये देखो 1n है और 1c, 1n और 1c, ठीक। अब साइटोकाइनेसिस होगा, अगर एनिमल की सेल है तो ये फरो अंदर की तरफ बनेगी, फरो फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक, अंदर की तरफ बनेगी। बट अगर अंदर की तरफ बनेगी धीरे धीरे तो इससे आपके जो सेंट्रियोल है एक के पास एक चला जाएगा, एक के पास एक चला जाएगा, तो दो डॉटर सेल आपको कंप्लीटली बन करके तैयार हो जाएंगी। इसी तरह अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होता है, जो बचा हुआ स्पिंडल, जैसे स्पिंडल फाइबर थोड़ा सा रह गया था ना, डिसअपियर हो रहा था, तो प्लांट में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर थोड़े से रह जाते हैं, उनके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम जुड़ जाता है, गोल्जी बॉडी जुड़ जाती है और एक मिडल लैमेला की प्लेट बन जाती है, वो बाहर की तरफ जाना शुरू करती है। हमेशा याद रखना, फरो जब एनिमल में बनती है सेल के अंदर तो वो सेंट्रीपिटल होती है, सेंटर की तरफ बनती है, लेकिन जब प्लांट की बात करते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल होती है, बाहर की तरफ बनती है। फ्रेगमोप्लास्ट हम उसको बोलते हैं, लेटर ऑन मिडल लैमेला यहाँ पे बन जाता है और फाइनली ये आपकी डिफरेंशिएट होकर के टूट करके दो सेल में डिवाइड हो जाती है। साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट मेथड, ठीक है, मैं रेगुलेशन बाद में कराऊंगी। अभी एक चीज़ और ध्यान से सुनो, अगर ये सेल खुद डिवाइड नहीं करती तो ये कैरियोकाइनेसिस जो थी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करे जाता, जिसकी वजह से क्या होता कि बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन या फिर सिंसीशियम या सिनोसिटिक। जैसे कि कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, जो कच्चा नारियल का पानी आप पीते हो, वो क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है जो कि मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस उसके अंदर होते हैं, ठीक है। मैं माइटोजन के बारे में भी आपको बाद में बताऊंगी, रेगुलेशन भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाली हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में। सिर्फ अभी थोड़ा सा मैं माइटोसिस की सिग्निफिकेंस बता देती हूँ कि जब कोई सेल रिपेयर करनी हो, कोई रीजनरेट करनी हो, मतलब अपने ही जैसे कोई कॉपी बनानी हो तो ये काम आती है। ग्रोथ करवानी हो, जैसे हम ग्रो करें हैं धीरे धीरे तो 2n से 2n 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 इस तरीके से बनते चले गए। मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर करना हो, रिप्रोडक्शन हो, जेनेटिक स्टेप, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्लोन बनाने होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तब भी ये काम आती है। और जेनेटिक स्टेबिलिटी, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इसलिए जेनेटिकली स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा मियोसिस करवाऊंगी। मियोसिस एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी टॉपिक का, तो प्लीज़ बने रहिएगा और इसके नोट्स में PDF की फॉर्म में शेयर कर दूंगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।